एक धमाका और देश की राजधानी जैसे थम सी गई। आज हम लाल किले के पास हुए उस विस्फोट की पूरी कहानी और उसके बाद की जो उलझी हुई जांच है, उसकी एक एक परत को खोल कर देखेंगे। चलिए उस शाम में वापस चलते हैं। 10 नवंबर 2025। शाम ढल रही थी। पुरानी दिल्ली की वही जानी पहचानी गलियां, वही रोज की चहल पहल। मतलब एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आज दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। और फिर ठीक उसी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। लाल किला मेट्रो गेट के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद Hyundai i20 कार खड़ी थी और उसमें हुआ एक जबरदस्त धमाका। तो उस शाम असल में हुआ क्या था? चलिए उस हमले के शुरुआती कुछ पलों पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना कितना ज्यादा विनाशकारी था। सोचिए जरा, उस धमाके की ताकत कितनी रही होगी। पुरानी दिल्ली की वो तंग गलियां धमाके की आवाज से गूंज उठीं। आसपास जो भी कारें थीं, ऑटो रिक्शा थे, सब धूं धूं कर जलने लगे। दुकानों के शीशे ऐसे टूटे जैसे कागज हों, और देखते ही देखते हर तरफ सिर्फ धुआं, मलबा और चीख पुकार का मंजर था। अब इतनी बड़ी तबाही के बीच अधिकारियों ने कैसे काम शुरू किया? और सबसे बड़ा सवाल, जांचकर्ताओं को इस मलबे के ढेर से अपने पहले सुराग कैसे मिले? देखिए, किसी भी जांच में पहले 24 घंटे सबसे अहम होते हैं। यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। धमाके के फौरन बाद रेस्क्यू टीम्स मौके पर थीं। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे एरिया को सील कर दिया गया। गवाहों से बातचीत शुरू हो गई। पूरी रात फॉरेंसिक टीमें अंधेरे में भी सबूतों को तलाशती रहीं और अगली सुबह तक अफसोस, जो हताहतों का आंकड़ा था वो और बढ़ चुका था। घटनास्थल पर उस वक्त प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ थीं। सबसे पहले आग बुझाओ, घायलों को किसी भी तरह जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाओ, और साथ ही साथ पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया ताकि एक भी सबूत नष्ट न हो पाए। सीसीटीवी फुटेज खंगालना, चश्मदीदों के बयान लेना, ये सारा काम एक साथ तेजी से शुरू हो गया था। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, फोरेंसिक टीमों को उस जली हुई कार के मलबे से मानव अवशेष निकालने पड़े। फिर ड्राइवर की पहचान पक्की करने के लिए डीएनए सैंपल्स का इस्तेमाल हुआ। यही वो पहला बड़ा कदम था जिसने जांच को एक दिशा दी। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम हादसा नहीं है। मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर था। इसीलिए देश की बड़ी फेडरल एजेंसीज ने जांच की कमान अपने हाथ में ले ली और इस पूरी पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक कर जोड़ना शुरू किया। तो ये जांच आगे बढ़ी कैसे? देखिए, ये एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस था। एक तरफ फोरेंसिक सबूतों की बारीकी से जांच हो रही थी, दूसरी तरफ संदिग्धों के बीच की हर बातचीत, हर कॉल को ट्रैक किया जा रहा था। फिर आता है मनी ट्रेल। पैसा कहां से आया, कहां गया, इसकी कड़ियां जोड़ी गईं और इन्हीं सब सुरागों के आधार पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में संदिग्धों की पहचान करके उनकी धरपकड़ शुरू हुई। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले सबूत सामने आने लगे। घटनास्थल से विस्फोटक तो मिले ही, लेकिन डिजिटल दुनिया में भी बहुत कुछ मिला। फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी, इन्होंने साफ साफ दिखाया कि कौन किससे जुड़ा हुआ था। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि ऐसी ही कई और पुरानी गाड़ियां हमलों के लिए तैयार की जा रही थीं। बात यही नहीं रुकी, जांच के तार एक शिक्षण संस्थान तक भी जा पहुंचे। तो सबूत तो मिल रहे थे, लेकिन एक सवाल सबके मन में था। आखिर लाल किला ही क्यों? हमलावरों ने यही जगह क्यों चुनी? जाहिर है, ये सिर्फ एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर किया गया हमला नहीं था। ये सीधा सीधा देश के एक राष्ट्रीय प्रतीक पर चोट करने की कोशिश थी। तो अब जांचकर्ताओं के सामने दो बड़ी संभावनाएं थीं। पहली, क्या ये बस एक रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस था, बिना किसी बड़े मकसद के, या फिर ये एक सोचा समझा सिंबॉलिक हमला था जिसका असली मकसद एक राष्ट्रीय स्मारक को निशाना बनाकर पूरे देश को एक संदेश देना था। जाहिर है, इस हमले के बाद सरकार फौरन हरकत में आई। पूरी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। जितने भी जरूरी और प्रमुख स्थान थे, वहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पास का मेट्रो स्टेशन तो तुरंत बंद कर दिया गया और हमारी खुफिया एजेंसियां किसी भी और संभावित खतरे को ढूंढ निकालने में जुट गईं। इतनी जांच पड़ताल के बाद भी 3 बड़े सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। ऐसे सवाल जो ना सिर्फ जांच की दिशा तय कर रहे हैं, बल्कि जिनका जवाब मिलना देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पहला सवाल, कौन है मास्टरमाइंड? इस पूरे हमले की प्लानिंग किसने की? और सबसे जरूरी, इसे फंड किसने किया? पैसा कहां से आया? दूसरा सवाल, जो असल में हमारी चिंता बढ़ाता है, क्या ये बस कुछ मुट्ठी भर लोगों का काम था, या इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है जो अब भी बाहर है,
सक्रिय है और शायद अगले हमले की तैयारी कर रहा है। और तीसरा सवाल लॉजिस्टिक्स का। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री हमलावरों तक पहुंची कैसे? इसे खरीदा कहां से गया और कैसे इसे बांटा गया? जब तक इस पूरी सप्लाई चेन को नहीं तोड़ा जाता, खतरा बना रहेगा। और आखिर में वो एक सवाल जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है और जिसके साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करेंगे, क्या ये जो हुआ वो बस एक अकेली खौफनाक घटना थी, या ये किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की सिर्फ पहली कड़ी थी? इसका जवाब आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा की पूरी दिशा तय करेगा।